क्यों नहीं डॉक्टर साहब, मुझे 101% यकीन है। मैंने ठोस लहजे में कहा। इस केस की बाकायदा समाअत शुरू होने दे, फिर देखिएगा क्या तमाशा होता है। लेकिन मैंने ड्रामाई अंदाज में तौक़ुफ़ किया और इसने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या? लेकिन ये कि मैंने आपके ज़िम्मे जो काम लगाए हैं वो आपको जल्द अज जल्द निपटाना होंगे। मैंने याद दहानी कराने वाले अंदाज में कहा। आप अपने इलाके की एक मारूफ समाजी शख्सियत हैं। मेरी मतलूबा मालूमात हासिल करने में आपको ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं बिग साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। मैं चंद रोज़ में आपका बताया हुआ काम कर दूंगा। मैंने डॉक्टर वाहिद के ज़िम्मे ये काम लगाया था कि वो मुझे मकतूल मोरस के पस मंज़र से तफसीलन आगाह करे। ये बात तो तय थी कि आकल का इस कत्ल में कोई किरदार नहीं था। अगर मुझे आकल के मुलव्वस होने की ज़रा सी भी भनक मिल जाती तो मैं ये केस अपने हाथ में कभी ना लेता। डॉक्टर वाहिद लाख मेरा दोस्त सही, मगर मैंने अपने पेशे के हवाले से चंद ठोस असूल वज़ा कर रखे हैं जिनकी मैं हर हाल में पाबंदी करता हूँ। इन्हीं असूलों में एक ये भी है कि किसी मुजरिम का केस नहीं पकड़ता, हालांकि इस नौइयत के केसों में बेहिसाब आमदनी है और झंझट भी ना होने के बराबर। मेरे एक हम पेशा दोस्त थे, वो इसी नौइयत के केस लेते थे, वो भी साल में सिर्फ एक। इस एक केस ही से इतनी आमदनी हो जाती थी कि पूरे साल के खर्चात बासानी निकल आते थे। वो दोस्त साहब साल में 2-3 बैरून मुल्क के तफरीही दौरे भी करते थे। मैं यहाँ पर इनका नाम जाहिर करना पसंद नहीं करता क्योंकि चंद साल पहले मौसूफ का इंतकाल हो चुका है। इनकी मौत बड़ी अजियत और कसम पुसरी में वाक़या हुई थी। ब्रेन कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ का शिकार होकर वो 2 साल तक ज़ेरे इलाज रहे। इस दौरान में पहले जमा पूंजी ख़त्म हुई, फिर शानदार बंगला फ़रोख्त हुआ और इनकी फैमिली एक छोटे से फ्लैट में मुंतकिल हो गई। इसके बाद ज़ेवरात और दीगर कीमती सामान की बारी आई। जब कुछ भी पल्ले ना रहा तो कर्ज उधार का सिलसिला शुरू हुआ, जो जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि कैंसर मौत ही का दूसरा नाम है। मैंने अभी अपने जिस हम पेशा दोस्त का जिक्र किया है, वो अक्सर मुझसे मजाक में कहा करते थे, बेग साहब आपने तो परचून की दुकान खोल रखी है, साल में 40-50 केस पकड़ते हैं तो फिर कहीं जाकर गुजारा होता है। ये भी भला कोई ज़िंदगी है? मुझे देखें, मैं एक साल में सिर्फ एक केस लेता हूँ, बड़े सुकून और ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। सिलेक्टेड काम करें बेग साहब, सिलेक्टेड। अगर हर शख्स थोक का धंधा शुरू कर देगा तो फिर परचून के खरीदारों का क्या होगा? मैं जवाब में कहता, कानून की सिर्फ उम्रा ही को नहीं बल्कि गुरबा को भी ज़रूरत होती है और मेरे ख्याल में इस तबके को कानून और इंसाफ की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। आपकी मर्ज़ी है बेग साहब, वो कंधे उचकाकर बेपरवाही से कहते। गरीबों का साथ देने वाला हमेशा गरीब ही रहता है और इसे बेतहाशा काम भी करना पड़ता है, जबकि ऊंची सोसाइटी की सोबत से इंसान का स्टेटस बुलंद हो जाता है। इसलिए मैं सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और इसी सतह के लोगों के केसों में हाथ डालता हूँ जो मुझे मालामाल कर देते हैं। आप इंसान की अमीरी और गरीबी को दौलत के स्केल से नापते हैं। मैंने ज़ेरे-लब मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि आपकी नज़र में मैं और मेरे क्लाइंट्स माशरे के निचले या दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या मतलब? उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा। और इसमें बाइसे फ़ख्र कौन सा पहलू है? एक बहुत ही मजबूत पहलू है जनाब। मसलन ये कि मैं जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ, आपके स्केल पर वो खुद भी गरीब थे और गरीब परवर भी। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, क्या ये वसफ़ मेरे लिए बाइसे इफ्तिखार नहीं है कि मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत पर एक हद तक अमल पैरा तो हूँ? आप तो बात को बहुत दूर ले गए बेग साहब, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला। मैंने कहा, जनाब बात निकली है तो दूर तक जाएगी ही। वो आपने सुना नहीं, मुँह से निकली पराई बात। ऐसे ही किसी मोड़ पर हमारी गुफ्तगू का धारा किसी और जानब मुड़ जाता था। इस हम पेशा का जिक्र करना खाली अज मकसद नहीं है, इनकी ज़िंदगी दरसे इबरत है। इनका अंजाम इंसान की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। उन्होंने ज़िंदगी भर माले हराम से खुद भी अय्याशी की और अपने बीवी बच्चों को भी मज़े कराए। फिर एक रोज़ कैंसर के मर्ज़ ने इनके अंदर सब ऐशो आराम और शानो शौकत को तहस नहस कर डाला। किसी दानश्वर का कौल है, अच्छे वक़्त में अपने बुरे वक़्त को ज़रूर याद रखना चाहिए। इन लोगों ने अच्छे वक़्त में ना सिर्फ बुरे वक़्त को भुला दिया था बल्कि अपने गरीब रिश्तेदारों से भी कता तलक कर लिया था। लिहाजा वो हुआ जो होना था, रहे नाम अल्लाह का। मैंने डॉक्टर वाहिद को मुतमईन करने के बाद रुखसत कर दिया। आगे बढ़ने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र हो जाए। इस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल मोरस की मौत 10 अक्टूबर की रात 11 और 12 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। मौत का सबब 2 गोलियां थी जो एक बेआवाज़ गन से इसकी खोपड़ी पर बरसाई गई थी, यानी गन की आवाज़ को सल्ब करने के लिए इसके दाने पर साइलेंसर फिट किया गया था और ये दोनों गोलियां .38 कैलिबर की गन से फायर की गई थी। दिलचस्प बात यह थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा दोनों गोलियां मकतूल के अकब से चलाई गई थी, जिनमें से एक इसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से से दाखिल होकर उसे फाड़ते हुए निकल गई थी, जबकि दूसरी गोली इसकी गुद्दी में पेवस्त हो गई थी। इस फायरिंग के सबब मकतूल की फौरी मौत वाक़या हो गई थी। हासिल शुदा इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मकतूल की ड्यूटी पूरे 12 घंटे की थी। वो दिन 11 बजे वाइन शॉप पर पहुंचता था और रात 11 बजे तक वहां मौजूद रहता था। इस दौरान में दोपहर 3 और 4 बजे के दरमियान वो रेस्ट करता था। इसके आराम के दरमियानी वक्फे में नेल्सन और
रॉकी शॉप को संभाला करते थे। ये दोनों लड़के वाइन शॉप के मुलाजिम थे और मोरिस के अंडर काम करते थे। मकतूल की रिहाइश वाइन शॉप से लगभग 5 किलोमीटर के फासले पर थी और वो आमदोरफ्त के लिए मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता था। जब उसे फायरिंग करके मौत के घाट उतारा गया तो इस वक्त वो बाइक पर सवार अपने घर की तरफ जा रहा था। इसके घर और वाइन शॉप के दरमियान आधे किलोमीटर का ऐसा इलाका था जहाँ आसपास आबादी के आसार नहीं थे और ज़्यादातर वहाँ रात में अंधेरा ही रहता था। इस सड़क से बसें और मिनी बसें भी गुजरा करती थी, ताहम इतने से टुकड़े में स्ट्रीट लाइट्स का कोई बंदोबस्त नहीं था। मकतूल मोरिस को इसी तारीख टुकड़े में मौत के घाट उतारा गया था। जाए वकुआ के करीब ही इसकी बाइक भी उल्टी पड़ी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने फायरिंग की जो तफसील बयान की थी, इससे एक बात तो बिल्कुल वाज़ह हो जाती थी कि कातिल इसका ताक़ुब करते हुए जाए वारदात तक पहुंचा था और इस शकील क्लब शख्स ने अकब से इसकी खोपड़ी का निशाना लेकर 2 गोलियां फायर की थी। अगलब इम्कान इस अमर का था कि कातिल भी मोटरसाइकिल पर सवार होगा और यह भी मुमकिन था कि वो कार या किसी और ऐसी छोटी गाड़ी में हो और मकतूल की खोपड़ी को अकब से निशाना बनाने के बाद वो आगे बढ़ गया हो। आइंदा चंद रोज़ में डॉक्टर वाहिद ने मुझे वो तमाम मालूमात फराहम कर दी जो मैंने इसके ज़िम्मे लगाई थी। इनमें बाज़ बड़े सनसनीखेज़ और इंकशाफ अंगेज़ नुकात थे कि बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हुआ। अदालत जज ने फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मेरे मोक्कल और इस केस के मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इसके बाद मुलजिम का खल्फिया बयान रिकॉर्ड किया गया। ये कमोबेश वही बयान था जो इससे पहले अपनी गिरफ्तारी पर पुलिस को दे चुका था। बस चंद नुकात इजाफी शामिल थे जो इसने मेरी हदायत की रोशनी में शामिल किए थे। इस्तगासा की जानब से लगभग 8 गवाहों की फहरिस्त दायर की गई थी, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इन्हीं का जिक्र करूँगा जिनके बयानात में कोई ख़ास और चौंका देने वाली बात होगी। इससे पहले कि इस्तगासा की तरफ से गवाहों की पेशी का सिलसिला शुरू होता, मैंने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में जज से दरख्वास्त की, जनाब आली, अगर मोअज़्ज़ज़ अदालत की इजाज़त हो तो मैं इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ। जज ने फ़ौरन मेरी फरमाइश पूरी कर दी। इंक्वायरी ऑफिसर यानी तफ्तीशी ऑफिसर हर पेशी पर अदालत के कमरे में मौजूद होता है और इसकी हैसियत भी इस्तगासा के एक गवाह ऐसी ही होती है। जज के इशारे पर आईओ विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। इसके सामने दूसरे पहलू में मेरा मोक्कल मुलज़िमों वाले कटहरे में सर झुकाए खड़ा था। मैं आईओ के करीब पहुंचा और अपनी जिरा का आगाज़ करते हुए कहा, आईओ साहब, आपको इस वाक़े की इतला किसने और कब दी थी? इतला फ्राहम करने वाले शख्स का नाम है मोहम्मद इसहाक। उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। इसहाक पेशे के एतबार से एक ड्राइवर है। वो एक मज़दा बस चलाता है जो इस सड़क से भी गुजरती है जहाँ वक़ुआ पेश आया था। आपने मेरे सवाल के पहले हिस्से का जवाब तो दे दिया, मैंने तफ्तीशी ऑफिसर की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मेरे सवाल का आखिरी हिस्सा अभी तक तशना है। जी, उसने माज़रत ख्वाना अंदाज में गर्दन को इस बाती जुम्बश दी और जल्दी से बोला, इस वाक़े की इत्तला हमारे रोज़नामचे के मुताबिक कोई 11:30 बजे रात को दी गई थी, यानी 10 अक्टूबर की रात 11:30 बजे। जी हाँ, बिल्कुल। इसहाक ड्राइवर ने क्या इत्तला दी थी? उसने फ़ोन पर हमें बताया था कि इस सड़क पर एक मोटरसाइकिल सवार की लाश पड़ी हुई है और मोटरसाइकिल भी लाश से थोड़े फासले पर उल्टी पड़ी है। आईओ ने ठहरे हुए लहजे में बताना शुरू किया। मज़दा ड्राइवर ने खासे फासले से सड़क पर गड़बड़ होते देख ली थी, लेकिन वो इतनी दूर से समझ नहीं पाया था कि क्या मामला है। वो यही समझा था कि शायद एक मोटरसाइकिल ने दूसरी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है और मुतासरा मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर टक्कर मारने वाली मोटरसाइकिल मौके से फ़रार हो गई है। लेकिन जब इसकी मज़दा जाए वक़ुआ पर पहुंची तो सूरत हाल इस पर वाज़ह हुई। इसकी देखा देखी मज़दा के अक्सर मुसाफिर भी नीचे उतर आए थे। जल्द ही इन्हें पता चल गया कि वो कत्ल की एक संगीन वारदात थी। लिहाजा इसहाक ने एक पब्लिक कॉल ऑफिस से फ़ोन करके थाने में इस वाक़े की इतला दी थी। ठीक है, मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, आप जाए वक़ुआ पर कितने बजे पहुँचे थे? जाए वारदात हमारे थाने से ज़्यादा फासले पर नहीं, उसने बताया। मैं 2 कांस्टेबल्स के हमरा रात 12 बजे से पहले वहाँ पहुँच गया था। क्या आपकी आमद तक मज़दा ड्राइवर वक़ुआ पर मौजूद था? मैंने पूछा। जी हाँ, हमने उसे फ़ोन पर ही पाबंद कर दिया था कि वो हमारे वहाँ पहुँचने से पहले कहीं ना जाए। आईओ ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। लिहाजा जब हम वक़ुआ पर पहुँचे तो अल्लाह का बंदा अपनी मज़दा समेत वहाँ मौजूद था। जल्द ही इन्हें पता चल गया कि वो कत्ल की एक संगीन वारदात थी। लिहाजा इसहाक ने एक पब्लिक कॉल ऑफिस से फ़ोन करके थाने में इस वाक़े की इतला दी थी। ठीक है, मैंने गहरी सांस ली और कहा, आप जाए वक़ुआ पर कितने बजे पहुँचे थे? जाए वारदात हमारे थाने से ज़्यादा फासले पर नहीं, उसने बताया। मैं 2 कांस्टेबल्स के हमरा रात 12 बजे से पहले वहाँ पहुँच गया था। क्या आपकी आमद तक मज़दा ड्राइवर वक़ुआ पर मौजूद था? मैंने पूछा। जी हाँ, हमने उसे फ़ोन पर ही पाबंद कर दिया था कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वो कहीं ना जाए। आईओ ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। लिहाजा जब हम वक़ुआ पर पहुँचे तो अल्लाह का बंदा अपनी मज़दा समेत वहाँ मौजूद था और वैगन के पैसेंजर्स भी। आपने वैगन ड्राइवर मोहम्मद इसहाक का बयान भी लिया होगा?
जी हाँ, उसका बयान इस्तगासा के रिकॉर्ड में मौजूद है। इंक्वायरी ऑफिसर ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए बताया। और मिनी बस का ड्राइवर इसहाक इस्तगासा का गवाह भी है। वेरी गुड, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। फिर तो वो जब अपनी बारी पर गवाही देने आएगा तो इससे बात हो जाएगी। आप ये बताएं कि मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा कि मकतूल के वर्सा तक कैसे पहुंचे थे। जिस जगह कत्ल की ये वारदात पेश आई थी वहाँ आबादी वगैरह नहीं है और सड़क का वो हिस्सा तारीकी में भी डूबा रहता है। मकतूल की जाम तलाशी ने इस सिलसिले में हमारी भरपूर मदद की थी। वो वजाहत करते हुए बोला, मैं 2 कांस्टेबल्स के हमरा रात 12 बजे से पहले वहाँ पहुँच गया था। क्या आपकी आमद तक मज़ा ड्राइवर वकुआ पर मौजूद था? मैंने पूछा। जी हाँ, हमने उसे फ़ोन पर ही पाबंद कर दिया था कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वो कहीं ना जाए। आईओ ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। लिहाजा जब हम वकुआ पर पहुँचे तो वो अल्लाह का बंदा अपनी मज़दा समेत वहाँ मौजूद था और वैगन के पैसेंजर्स भी। आपने वैगन ड्राइवर मोहम्मद इसहाक का बयान भी लिया होगा। जी हाँ, उसका बयान इस्तगासा के रिकॉर्ड में मौजूद है। इंक्वायरी ऑफिसर ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए बताया। और मिनी बस का ड्राइवर इसहाक इस्तगासा का गवाह भी है। वेरी गुड, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। फिर तो वो जब अपनी बारी पर गवाही देने आएगा तो इससे बात हो जाएगी। आप ये बताएं कि मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा कि मकतूल के वर्सा तक कैसे पहुँचे थे। जिस जगह कत्ल की ये वारदात पेश आई थी वहाँ आबादी वगैरह नहीं है और सड़क का वो हिस्सा तारीकी में भी डूबा रहता है। मकतूल की जामा तलाशी ने इस सिलसिले में हमारी भरपूर मदद की थी। वो वजाहत करते हुए बोला, इसकी जेब से आईडी कार्ड निकल आया था। यह दरअसल सर्विस कार्ड था जिसे पता चला कि वो किसी वाइन शॉप का इंचार्ज था। हम मस्कूरा वाइन शॉप पर पहुंचे तो वो बंद हो चुकी थी। ईद की आमद थी, लिहाजा दुकानें और बाजार खुले हुए थे। वाइन शॉप के गिरदोनवा से हमने पूछगिछ की तो पता चला कि शराबखाने का एक मुलाजिम उधर करीब ही रहता है। हम रॉकी नामी इस शख्स के घर पहुंच गए। फिर कड़ी से कड़ी मिलती गई और हम मकतूल के लवाहिकीन तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए। आपने ये कैसे जान लिया कि मकतूल की मौत का जिम्मेदार मेरा मौक्कल था? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। कि आपने जाए वकुआ से ऐसी शहादतें जमा कर ली थी जो मुलजिम की वहाँ मौजूदगी और कत्ल की इस वारदात में मुलव्वस होने को साबित करती थी? जाए वकुआ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं मिल सका था, वो मुतज़्ज़ब अंदाज में बोला। लेकिन वाइन शॉप के दोनों मुलाजमीन रॉकी और नेल्सन के बयानात मुलजिम के मुजरिम होने की जानब बड़े वाज़ेह इशारे करते हैं। फिर मकतूल और मुलजिम के बीच चंद रोज़ पहले होने वाला झगड़ा भी बड़ी अहमियत का हामिल है और सबसे बढ़कर ये कि वो सांस हमवार करने के लिए मुतवक्क़फ़ हुआ। फिर इजाफा करते बोला, वकुआ की रात वाइन शॉप बंद होने से थोड़ी देर पहले मुलजिम को वाइन शॉप के सामने मशकूक अंदाज में मंडलाते हुए देखा गया था। इसके साथ एक शख्स और भी था। वो दोनों बाइक पर थे और वाइन शॉप के सामने मंडलाते हुए उन्होंने बड़े खतरनाक अंदाज में अंदर भी झांका था, जैसे वो ये अंदाज़ा कायम करने की कोशिश कर रहे हों कि मकतूल कब शॉप बंद करके घर की तरफ रवाना होता है और कब इसके ताक़ुब में रवाना होते हैं। मज़दा ड्राइवर मोहम्मद इसहाक का बयान है कि इसने दूर से 2 मोटरसाइकिलों को आगे पीछे जाते देखा था और अगली मोटरसाइकिल पर एक और पीछे वाली मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार थे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, मैंने इस्तहज़ाइया अंदाज में कहा। आप बड़े तजर्बाकार तफ्तीशी ऑफिसर हैं। आपने बड़ी मेहनत और जान मारी के बाद मेरे मौक्कल को मुलजिम के फ्रेम में फिट करने की कोशिश की है। बहरहाल मैंने थोड़ा वक्फा दिया और जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, केमिकल एग्जामिनर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के नतीजे में ये हकीकत सामने आती है कि मकतूल मोरस की मौत #3 नट कैलिबर की 2 मोहलक गोलियों से वाक़ हुई थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसने तायदी अंदाज में कहा। मैंने पूछा, आपने आले कत्ल यकीनन बाजियाब कर लिया होगा? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, आले कत्ल बरामद नहीं हो सका। क्यों? मैंने चुभती हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा। आपने रिमांड के नाम पर मुलजिम को अपनी कस्टडी में रखा है कि इस दौरान में इसने आपको आले कत्ल के बारे में कुछ नहीं बताया? उसने बड़ी शराफत से नफ़ी में गर्दन हिला दी। अजीब बात है आयु साहब, मैंने तंज़िया लहजे में कहा। आप लोग तफ्तीश के नाम पर मुलजमान के साथ जो सलूक करते हैं इसकी तासीर से तो पत्थर भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर मेरे मौक्कल की ज़ुबान क्यों ना खुल सकी? आप आला कत्ल तक रसाई हासिल क्यों नहीं कर सके? सबसे पहले तो मैं तफ्तीश के हवाले से आपकी गलतफहमी दूर कर दूँ। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, ये सब आप लोगों का प्रोपेगेंडा है कि हम रिमांड के नाम पर मुलजमान से मारपीट और ज़्यादती करते हैं, उन्हें मुख्तलिफ अंदाज में ज़हनी और जिस्मानी अज़े देकर सच बुलवाने की कोशिश करते हैं। और तो क्या ऐसा नहीं है? मैंने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही तेज़ लहजे में पूछा। हरगिज़ नहीं, उसने बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाई। इस प्रोपेगेंडा में सिर्फ इतनी सी बात दुरुस्त है कि हम मुलजिम की ज़ुबान से सच का एतराफ़ कराने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में आप मुलजिम से नहायत ही शाइस्ता और मुहज़्ज़ब अंदाज में दरख्वास्त करते हैं कि भाई साहब प्लीज़ आप हमें बता दें कि ये जुर्म आपने किया है या नहीं। आप अगर इस सवाल का सच्चा और खरा जवाब दे देंगे तो ये पुलिस डिपार्टमेंट पर आपका एहसान अजीम होगा। मैंने बड़े तीखे अंदाज में कहा। फिर पूछा, क्यों है ना यही बात? वकील साहब, आपने इंतहाई संजीदा मामले को मजाक का जामा पहना दिया है, वो बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला, जबकि हमारी तफ्तीश की हकीकत सिर्फ इतनी सी है
कि हम रिमांड की मुद्दत के दौरान में भाग दौड़ करके मुलजिम और इसके जुर्म के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा वाक़याती शवाहिद और ठोस सबूत इकट्ठे करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और ये सब कोशिश मुलजिम से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में की जाती है। वो लम्हे भर के लिए थमा, फिर इजाफा करते हुए बोला, अब ऐसा भी नहीं है कि हम मुलजिम से आप जनाब और मिन्नत समाजत से बात करते हैं, हम इस पर सख्ती करते हैं, इसकी ज़ुबान खुलवाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ भी देते हैं, बाज़ नफसियाती चालें भी चलते हैं, लेकिन हमारी किसी भी कोशिश को तशद्दुद का नाम नहीं दिया जा सकता, और ना ही आप इसे इंसानियत सोच सलूक कह सकते हैं। ओके, मैं मोअज़्ज़ज़ अदालत के वक्त को कीमती और मुकद्दम जानते हुए मसलहतन आपके फ़लसफ़े से इत्तफ़ाक़ कर लेता हूँ। मैं संजीदा लहजे में कहा, आप जल्दी से ये बता दें कि आपकी शरीफाना तफ्तीश के नतीजे में मुलजिम ने आला कत्ल के बारे में क्या बताया था? कुछ भी नहीं, वो बेबसी से बोला। फिर आपने साइलेंसर लगी 3.3 कैलिबर की गन के बारे में क्या तस्वर कायम किया? मैंने जिरा के सिलसिले को समेटते हुए सवाल किया। मकतूल मोरस का कत्ल तो एक ठोस हकीकत है ना, और 3.3 कैलिबर की साइलेंसर लगी वो गन भी एक संगीन सच्चाई। अगलब इम्कान यही है कि वारदात के बाद मुलजिम ने वो गन नदी में फेंक दी होगी, वो क्यासराई करते हुए बोला। नदी? कौन सी नदी? मैंने तनिस्ता हैरत की अदाकारी की। जनाब, शायद आपको मालूम नहीं, जहाँ कत्ल की ये वारदात पेश आई थी वो एक पुल है, और पुल हमेशा नदी नालों और नहरों दरियाओं पर ही तमीर किए जाते हैं। वो बड़े हकीमाना अंदाज में बोला। इस कीमती मालूमात की फराहमी पर मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ आयो साहब, मैंने चेहरे पर मसनूई संजीदगी तारी करते हुए कहा। फिर पूछा, क्या आपने मज़कूरा नदी में आला कत्ल को तलाश करने की कोशिश की थी? आधी रात को तो ये काम मुमकिन नहीं था, वो मुतामलाना अंदाज में बोला। अलबत्ता अगली सुबह ये कोशिश की गई थी। फिर इस कोशिश का क्या नतीजा बरामद हुआ? कुछ भी नहीं। क्या मतलब? मैंने सरसराते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। मतलब ये है कि आला कत्ल बाजियाब नहीं हो सका, वो नदामत अमेज़ लहजे में वजाहत करते बोला। दरअसल इस साल जुलाई और अगस्त में मामूल से ज़्यादा और ख़तरनाक नोयत की बारिशें हुई थी, जिसके सबब नदी भी इन दिनों जुलानी पर थी जब वक़्वा पेश आया। लिहाजा कभी इम्कान इस बात का है कि आला कत्ल नदी के पानी के अंदर सफ़र करते हुए कहीं का कहीं निकल गया होगा। ये आपका क्यास है, या आप इस बयान के सिलसिले में कोई ठोस सबूत भी मुहैया कर सकते हैं? मैंने सनसनाते हुए लहजे में इस्तफसार किया। जाहिर है कि ये हमारा अंदाज़ा ही है, आप इसे क्यास भी कह सकते हैं, वो झुझलाहट भरे अंदाज में बोला। मैंने अंडर वाटर गन के आबी सफ़र की वीडियो नहीं बनाई जो अदालत में कोई ठोस सबूत पेश कर सकूं। आपका ये फैसला बरवक्त और दानिशमंदाना था, मैंने मानी खेज लहजे में कहा। कौन सा फैसला? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। यही कि मैंने लहजे की संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा, आपने अंडर वाटर गन के जरिए आप सफ़र को शूट करने की कोशिश नहीं की, वरना? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो तड़प कर बोला, वरना क्या? वरना आप इस वक्त जिंदा सलामत अदालत में खड़े ना होते। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। इसके चेहरे पर उलझन की लकीरें फैल गईं। वो तजज़्ज़ब लहजे में बोला, मैं कुछ समझा नहीं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी मालूमात के मुताबिक, मैंने ठोस अंदाज में कहना शुरू किया, आधे कराची शहर की गलाजत मुख्तलिफ सीवरेज नालों में से गुजर कर इस नदी में पहुँचती है। अगरचा इसके किनारे पर मुख्तलिफ कच्ची बस्तियों की औरतें बैठी कपड़े धोती नजर आती हैं, उनके नंग धड़ंग बच्चे गुस्ल फरमाते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन सारी एक्टिविटीज़ पानी की बलाई सतह पर होती हैं। अंडर वाटर वीडियो बनाने के लिए, और वो भी किसी धाती शय के बहते हुए मनाजर की, एक तवील गोताखोरी की जरूरत पेश आती है, जिसका दौरानिया 20 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का हो सकता है, उससे कुछ ज़्यादा भी। लिहाजा आप अपनी अकल को इस्तेमाल करके सोचें ज़रा। मैंने ड्रामाई अंदाज में तौक़ुफ़ करके गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, जिस पानी के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, क्लोरीन जैसी खतरनाक गैसों के अलावा निसफ शहर की गंदगी भी शामिल हो, इसके नीचे ऐसा मोहल्ले के जाम मोहम्मती सफ़र आपकी सेहत बल्कि ज़िंदगी का क्या हशर नशर कर सकता था? मेरी इस गहरी और कारी चोट पर वो तिलमिला कर रह गया, लेकिन मैंने चूँकि कोई अनहोनी नहीं कही थी, लिहाजा वो मुझे मुंह तोड़ तो क्या मुंह जोड़ जवाब भी न दे सका। बस मुआंदाना नज़र से मुझे तकता चला गया। मैंने जिरा के सिलसिले में करंट भरते हुए पूछा, आइयो साहब, आपके कयास के मुताबिक तो आला कत्ल नदी की मूज़ और मौजों में बहकर पता नहीं किधर का किधर निकल गया, लेकिन आपने दूसरे बंदे के बारे में नहीं बताया कि वो अब तक कहाँ गायब है? क्या वो भी नदी के बदबूदार पानी में गन के साथ ही? दूसरा बंदा? वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा, ये आप किसका जिक्र कर रहे हैं? कमाल है आइयो साहब, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप दूसरे बंदे के बारे में कुछ नहीं जानते? तो नहीं, वो हक्का बक्का होकर मुझे देखने लगा। बेग साहब, जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, आप दूसरे बंदे की वजाहत कर दें, ये क्या इशू है? मेरे लिए ये बात बाइसे इत्मीनान थी कि जज पूरी तवज्जो से मेरी जिरा को समात कर रहा था। मैंने आईओ को नज़रअंदाज करते हुए अपना रुए सुखन जज की जानब फेरा और नहायत ही मुदबाना अंदाज में वजाहत करते हुए कहा, जनाब अली, इस्तगासा की जानब से जो चालान पेश किया गया है, इसमें दीगर अमूर के साथ ही ये बयान भी शामिल है कि वक़ुआ की रात वक़ुआ से लगभग 1 घंटा पहले मुलजिम को मकतूल वाली वाइन शॉप के सामने मशकूक अंदाज में मंडलाते और शॉप के अंदर झांकते हुए देखा गया था।
इसके साथ एक और शख्स भी था और ये दोनों मोटर बाइक पर सवार थे। मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मजीद कहा। आयु के मुताबिक इस्तगासा का वो गवाह जिसने इस वाक़े की पुलिस को इत्तला दी थी, यानी मिनी बस के ड्राइवर मोहम्मद इसहाक ने भी 2 मोटरसाइकिलों को दूर से देखा था, जिनमें से आगे वाली मोटरसाइकिल पर एक शख्स और अगली मोटरसाइकिल पर 2 बंदे सवार थे। इस वक्त मोहम्मद इसहाक यही समझा था कि पीछे वाली मोटरसाइकिल अगली मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई है, लेकिन जाए वकुआ पर पहुंचने के बाद इसहाक को पता चला कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल की एक संगीन वारदात थी। जब इसने एक करीबी कॉल ऑफिस पहुंचकर पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी थी। दूसरे बंदे से मेरी मुराद वो शख्स है। मैंने ड्रामाई अंदाज में रुक हाजरीन अदालत का तायराना जायज़ा लिया, फिर जज की तरफ देखते हुए कहा, जनाबे अली, वो बंदा जो इस्तगासा के मुताबिक मुलजिम का साथी था और बाइक पर इसके साथ सवार था, इस पुरस्रार शख्स का नाम ना तो इस्तगासा के गवाहों की फहरिस्त में शामिल है और ना ही चालान में इसका कोई जिक्र मौजूद है। कुछ पता नहीं चल रहा कि इस बंदे को आसमान खा गई या ज़मीन निकल गई। वकील साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? जज ने सवालिया नज़रों से वकील इस्तगासा की तरफ देखा। हमने इस बंदे को भी तलाश करने की कोशिश की थी। वकील इस्तगासा ने गैर मुस्तहकम लहजे में जवाब दिया, लेकिन इत्तफाक से वो ट्रेस नहीं हो सका। वो बंदा इत्तफाक से ट्रेस नहीं हुआ और आला कत्ल इत्तफाक से नदी में बह गया। मैंने वकील इस्तगासा और इंक्वायरी ऑफिसर की जानब बारी बारी देखते हुए जहरीले लहजे में कहा, हम तो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि इत्तफाक में बड़ी बरकत होती है, लेकिन इस्तगासा का इत्तफाक तो इस केस में से बरकत को उठा रहा है। आला कत्ल गायब, मुलजिम का एक अहम साथी गायब, अल्लाह खैर करे, कहीं मेरा मोक्कल ही गायब ना हो जाए। मैंने एक मसनूई जुजरी लेने के बाद जज की जानब देखा और बावाज़े बुलंद कहा, मुझे कुछ और नहीं पूछना जनाब अली। अदालत का मुकर्रर वक़्त ख़त्म होने में 7-8 मिनट बाकी थे। इतनी कलील मुद्दत में किसी और गवाह को शहादत के लिए पेश नहीं किया जा सकता था, लिहाजा जज ने तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। आइंदा पेशी चंद रोज़ बाद की थी। अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। इस्तगासा की जानब से इस ड्राइवर को गवाही के लिए पेश किया गया जिसने इस वारदात की इत्तला पुलिस को फ़ोन पर दी थी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इस मजदूर ड्राइवर का नाम मोहम्मद इसहाक था। इसहाक की उम्र 35 और 40 के दरमियान रही हो। वो घुंघराले बालों वाला एक आम सा इंसान था, नाक नक्शा वाजबी सा और पुस्ता कामत, जिस्म माइल बाफर भी। इसहाक का हल्फिया बयान रिकॉर्ड हो चुका तो वकील इस्तगासा जिरा के लिए विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। वह 15-20 मिनट तक अपने गवाह से घुमा फिरा कर मुख्तलिफ सवालात करता रहा। इस जिरा का लब्बे लबाब यह था कि मकतूल अपनी मोटरसाइकिल पर आगे जा रहा था। उसके ताक़ुब में दूसरी मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार थे। फिर वो खौफनाक वाक़या पेश आया और 2 अफराद वाली मोटरसाइकिल जाए कुआ से फरार हो गई वगैरह वगैरह। वकील इस्तगासा ने जिरा ख़त्म की तो मैं जज की इजाज़त हासिल करके इस्तगासा के गवाह मिनी बस के ड्राइवर मोहम्मद इसहाक के करीब चला गया। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में जिरा का आगाज़ किया। इसहाक साहब, मैंने वकील इस्तगासा के सवालात के जवाब में इससे पहले आपने वकील इस्तगासा के सवालात के जवाब में और इससे पहले अपने खल्फिया बयान में भी बताया है कि वक़ुआ की रात आपने ड्राइविंग के दौरान में बहुत आगे सड़क पर 2 मोटरसाइकिलों को जाते हुए देखा था। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, आप ठीक कह रहे हैं, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। फिर आपने देखा कि अगली वाली मोटरसाइकिल अपने सवार समेत सड़क पर गिर गई थी। मैंने जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, और पीछे वाली मोटरसाइकिल जिस पर 2 अफराद सवार थे वो तेज़ी से आगे बढ़ गई थी, जैसे कोई जाए वक़ुआ से फरार होता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। आप इस वक्त यही समझे थे कि ये एक एक्सीडेंट है? इस हादसे में कसूर चुके पिछली मोटरसाइकिल वालों का नज़र आ रहा था, इसलिए वो फिलफौर जाए वरदा से फरार हो गए। लेकिन जब आप जायवकुआ पर पहुंचे और आपने मिनी बस में से बाहर आकर सूरत हाल का जायज़ा लिया तो पता चला कि ये तो कत्ल की एक वारदात थी। इसके बाद ही आपने एक करीबी पब्लिक कॉल ऑफिस पहुंचकर पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी थी। मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके गहरी सांस ली, फिर ठहरे हुए लहजे में इजाफा करते हुए कहा, इसहाक साहब, आपने किस बात से ये अंदाज़ा कायम किया था कि मकतूल मोरस किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ बल्कि इसे बाकायदा कत्ल किया गया था? उसकी लाश देख कर, वो उलझन ज़दा लहजे में बोला। लाश देख कर? मैंने हैरत भरे लहजे में दोहराया, क्या ये बात लाश ने आपको बताई थी कि उसे कत्ल किया गया है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तगासा ने नारा मस्ताना बुलंद किया। मेरे फाजिल दोस्त इस्तगासा के गवाह को अपनी लच्छेदार बातों से उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बारे में ये मशहूर है कि ये गैर मुतल्लक और ऊट पटांग सवालात से इस्तगासा के गवाह को कन्फ्यूज़ करते हैं। मौजूद अदालत से मेरी ये सदा है कि इन्हें इस नवैयत के हथकंडे आजमाने से रोका जाए। यह सरासर मुझ पर इल्ज़ाम है योर ऑनर। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने इससे पहले और ना अब ऐसी कोई हरकत की है जैसे हथकंडों का मेरे फाजिल दोस्त जिक्र कर रहे हैं। मैंने इस्तगासा के गवाह से जिरा के दौरान में जो सवाल किया है इसमें ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लाश, कत्ल, देखना, बताना, बात वगैरह। इनमें से कोई भी लफ्ज़ गैर मुतल्लक नहीं है और ना ही मेरे सवाल को ऊट पटांग कहा जा सकता है। मेरी इस वजाहत पर वकील इस्तगासा जहर का घूंट पी कर रह गया। इस पर मिस्तजाद ये कि जज ने तेज़ लहजे में इससे सवाल किया, वकील साहब, आपको वकील सवाई के अल्फाज पर क्या एतराज़ है? एतराज़ अल्फाज पर नहीं जनाब अली,
वह मुझे नापसंदीदा नज़रों से घूरते हुए जैसे मुखातिब है, बल्कि इन अल्फाज के मानी और मफहूम पर है, और सबसे बढ़कर वकील सफाई के तमस्खराना स्टाइल पर मुझे एतराज़ है। आप इन मिनजुमला एतराज़ात की वजाहत करें, जज ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। वकील इस्तगाज़ा ने बताना शुरू किया, जनाब अली, मेरे फाजल दोस्त ने इस्तगाज़ा के मौजूद गवाह से सवाल किया है कि क्या ये बात लाश ने गवाह को बताई थी कि इसे कत्ल किया गया। लाश का तो सीधा साधा मतलब है डेड बॉडी। क्या कोई मुर्दा भी अपने कत्ल के बारे में किसी को कुछ बता सकता है? ये तो गवाह को उलझाने वाली बात हुई ना। जज की हज़ार हाथ संजीदगी के बावजूद भी इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। ये मुस्कुराहट वकील इस्तगासा के इस एतराज़ का नतीजा था, जिसे सिर्फ और सिर्फ हमाकत के ज़मरे ही में फिट किया जा सकता था। जज ने मुझसे पूछा, बेग साहब, आप इस एतराज़ के जवाब में क्या कहेंगे? सिर्फ सॉरी, मैंने मानी हेज़ लहजे में कहा। सॉरी क्या मतलब? जज ने उलझन ज़दा नज़रों से मेरी तरफ देखा। जनाब अली, मैंने शरारत अमीज़ अंदाज में वजाहत करते हुए कहा, मैं इस्तगासा के मोअज़्ज़ज़ गवाह और इसके मोअज़्ज़ज़ तरीन वकील से सॉरी कहूँगा कि मैंने लाश के हवाले से इस किस्म का सवाल किया। ये तो मेरे ज़हन में ही नहीं रहा था कि लाश बातें नहीं कर सकती। बहरहाल मैंने ड्रामाई तौक़ुफ़ करके जज की तरफ देखा और कहा, अगर मोअज़्ज़ज़ अदालत की इजाज़त हो तो मैं इस्तगासा के गवाह से यही सवाल ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में करना चाहूँगा, और इस सवाल में मैं यकीन दिलाता हूँ कि लाश का लफ्ज़ बिल्कुल नहीं आएगा। इजाज़त है, जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं दोबारा गवाह की जानब मुतवज्जा हो गया और इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा, इसहाक़ साहब, आपको ये कैसे अंदाज़ा हुआ था कि मकतूल को कत्ल किया गया? इसकी मौत का सबब रोड एक्सीडेंट भी तो हो सकता था। वकील साहब, पहले भी आपने इस नवैयत का सवाल किया था, लेकिन अब मैं भी जवाब में लाश का जिक्र नहीं करूँगा। गवाह ने बड़े एतमाद से कहा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मकतूल की खोपड़ी की हालत देखकर मुझे और वहाँ मौजूद तमाम अफराद को इस बात का यकीन हो गया था कि मकतूल को फायरिंग करके मौत के घाट उतारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही साबित हुआ है। फायरिंग, वेरी गुड, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। फिर गवाह से पूछा कि आपने ड्राइविंग के दौरान में फायरिंग की आवाज़ सुनी थी या किसी और पैसेंजर ने सुनी हो? आवाज़ सुनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जनाब, वो गंभीर अंदाज में बोला। क्यों नहीं पैदा होता? मैंने पूछा। मकतूल मोरिस को साइलेंसर लगी गन से फायरिंग करके मौत के घाट उतारा गया था, वो वजाहत करते हुए बोला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इस बात की तस्दीक की है। अगरचे इस फायरिंग की मखसूस आवाज़ तो उभरी होगी, लेकिन मिनी बस इस वक्त जितने फासले पर थी वहाँ से आवाज़ को सुनना नामुमकिन था। आपने फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी थी? मैंने ठोस लहजे में कहा। ज़ाहिर है, अगर आप गोलियां चलने की आवाज़ सुन लेते तो फिर इसे हादसा ना समझते, बल्कि जायब कुआं पर पहुंचने से पहले ही आपको पता चल जाता कि नदी के पुल पर कत्ल की कोई वारदात हो गई है। मैं सही कह रहा हूँ ना? 16 आने से इसने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। इसहाक़ साहब, मैं आपसे जो सवाल करने वाला हूँ इसका बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ड्राइविंग के दौरान में जब आपने ये वाक़या होते देखा और जायब कुआं से 2 सवार अफराद वाली मोटरसाइकिल को फरार होते देखा, तो क्या आपने उसे देखा के साथ ये भी देखा कि इन 2 फरार होने वाले अफराद में से किसी ने कोई शय नदी में फेंकी हो? नहीं जनाब, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था, वो पुरवसूख अंदाज में बोला। ये वाक़या रूनुमा हुआ और पीछे वाली मोटरसाइकिल पलक झपकते में जायवारदात से फरार हो गई और बस। लेकिन आला कत्ल की अदम मौजूदगी के हवाले से इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर का ये दावा है कि, मैंने बेस संजीदा लहजे में कहा, मुलजिम ने मकतूल को मौत के घाट उतारने के बाद साइलेंसर लगी गन को नदी में फेंक दिया था। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, गवाह ने मुतज़्ज़ब लहजे में कहा। इंक्वायरी ऑफिसर अपने दावे का खुद ही जवाब देंगे। इसी लम्हे आईओ ने कुछ कहने के लिए लब खोलना चाहे, लेकिन इसकी इस कोशिश से पहले ही मैंने कह दिया, आईओ साहब को मैं बार बार कटहरे में बुलाने की जसारत नहीं कर सकता। पहले उन्होंने अंडर वाटर आला कत्ल की वीडियो बनाने के ख्यालात का इजहार किया था। अब वो इसी तलाश और जुस्तजू में कहीं मरीज की तरफ ना निकल जाएं। आपने जो जवाब दिया है मेरे लिए वही काफ़ी, और अब चंद आखिरी सवालात। मैंने जुमला अधूरा छोड़कर तफ्तीशी ऑफिसर की तरफ देखा। वो मुझे कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। मैं दोबारा गवाह की जान मुतवज्जा होकर और पूछा, इसहाक़ साहब, मेरे मौक्कल को मोरिस के कत्ल के इल्ज़ाम में एक मुलजिम की हैसियत से अदालत में पेश किया गया है। इस्तगासा के मुताबिक वक़ुआ की रात आपने 2 सवारों वाली जिस मोटरसाइकिल को नदी के पुल से फरार होते देखा था, इस मोटरसाइकिल पर मुलजिम अपने किसी दोस्त के साथ सवार था। इसने मकतूल की खोपड़ी और गुद्दी 2 बेआवाज़ फायर किए और अपने दोस्त के साथ जाए वारदात से फरार हो गया। अगर इस्तगासा के दावे को बफ़र्ज़ मखाल एक लम्हे के लिए तस्लीम भी कर लिया जाए दुरुस्त, तो इससे वाज़ेह नतीजा ये निकलता है कि मुलजिम का दोस्त ड्राइविंग कर रहा था और मुलजिम इसके पीछे साइलेंसर लगी गन थामे बैठा था। उसने अपना काम किया, फिर ये दोनों मौके से फरार हो गए। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? ज़ाहिर जनाब, मोटरसाइकिल चलाने वाला शख्स तो इतना सही निशाना नहीं लगा सकता, गवाह ने जवाब दिया। मुलजिम पीछे ही बैठा होगा, और ये भी तो हो सकता है कि ड्राइविंग मुलजिम ने संभाल रखी हो, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और इसका दोस्त गन थामे पीछे बैठा और मकतूल पर इसी दोस्त ने फायरिंग की हो।